नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा जो पूर्व में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। करंट के साथ साथ जो पारंपरिक प्रश्न हैं वो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का करना आवश्यक है। एक बात और मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों दृष्टिकोण से अगर केवल प्रश्न पढ़ा जाए और उसका उत्तर दे दिया जाए ये बहुत आसान होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिस उद्देश्य से ये सीरीज चल रही है प्रश्नोत्तरी की, अगर हम उसमें और डायमेंशन को अटैच न करें, इसके और एस्पेक्ट्स को न देखें कि कहाँ से और संभावित प्रश्न बनना है, तो ये श्रृंखला अधूरी होगी। इसलिए हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा कि हम लोग 360 डिग्री में ये देख लें कि और क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम 30 मिनट का वीडियो देख सकते हैं तो हम विस्तृत व्याख्या की 45 मिनट की वीडियो क्यों नहीं देख सकते हैं। ये एक विचार है, इसको आप भी गंभीरता से लीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और UPSSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दोनों जगहों पर ये बहुत इन प्रश्नों की प्रासंगिकता होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आपका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्टैब्लिश हुई थी और ये याद रखिएगा कि पंचायती प्रणाली की ये सबसे पहली समिति थी जिसने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी। और दूसरा नाम है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में स्टैब्लिश हुई और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की वकालत की थी। तीसरी है राव समिति, ये 1985 में स्टैब्लिश हुई। और अगली है सिंघवी समिति, ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी और इन्होंने पंचायत में संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। कई बार परीक्षाओं में इन समितियों के स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से उनका क्रम व्यवस्थित करने के लिए आता है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये चर्चा जरूरी है। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? प्रधान को सीधे जनता चुनती है। क्षेत्र प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है, इनको प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती है, जनता डायरेक्ट BDC मेंबर को चुनती है और BDC मेंबर के द्वारा क्षेत्र प्रमुख को चुना जाता है। तीसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं होता है, जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चौथा है सरपंच, ये सीधे इलेक्टेड जनता द्वारा, और पंच यानी प्रधान मुखिया ये जनता द्वारा। यानी कि यहाँ दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, 1, 4 और 5, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यही 3 लोग सीधे प्रत्यक्ष जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, दूसरे का सही जवाब होगा सी। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने नगर निगम हैं? तो उनकी कुल संख्या 17 है और 17वां नगर निगम कौन है? शाहजहांपुर। अब आइए प्रश्न पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर निगम नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा आजमगढ़, यानी तीसरे का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं तो आपका उत्तर होगा 18, यानी 17 नगर निगम है और 18 मंडल हैं। चौथा प्रश्न देखिए, तीसरे का सही जवाब डी होगा। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो आपका सही जवाब होगा 403, यानी चौथे का सही जवाब होगा सी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड एस्टैब्लिश हुआ तो उसके पहले कितनी सीट थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में? तो आपका सही जवाब होगा 425, ठीक है। और यहाँ चौथे का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1975, यानी कि पांचवे का विकल्प ए सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं, कथन का प्रश्न है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यह बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 155 में इस बात का व्यवस्था किया गया है। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसलिए राज्यपाल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 155 में। अगला स्टेटमेंट है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बिल्कुल सत्य है। एक से अधिक राज्यपाल होने का प्रावधान अनुच्छेद 153 के परंतुक में 7वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, यह भी प्रश्न पूछा गया एक बार, यानी कि बी भी सही है। सी देखिए, वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, यह भी सही है। और राज्यपाल की पदावधि का विवरण अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 156 के 1 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल राज्य में बना रहता है, यानी यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सही नहीं है, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है?
तो यहाँ उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर दो मछलियां, एक तीर और एक धनुष होता है। तो चलिए अब इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा, ये मोर नहीं होता है। सातवें का आंसर डी। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से जनपद और उसके मुख्यालय का क्रम आपको स्टैब्लिश करना है। पहला है जालौन। जालौन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका सही जवाब होगा उरई। अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो अकबरपुर। अगर संत कबीर नगर की बात की जाए तो भदोही। और कुशीनगर की बात की जाए तो पडरौना इसका मुख्यालय है। यहाँ और भी एक दो इंपॉर्टेंट जनपद हैं जिनके बारे में पूछता है, जैसे कौसाम्बी। कौसाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर है और संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद है। यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या दिख रहा है? ए हो जाएगा। अगला देखिए, 9वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू है, इसे पलास भी कहते हैं। यानी आपका 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, हो सकता है कि कभी पलास के या टेसू जिसको कहते हैं उसके वैज्ञानिक नाम को पूछ दे, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। याद रखिएगा। यानी 9वें का सही विकल्प होगा ए। 10वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करिए। देखते हैं। कह रहा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां जब आप अनुच्छेद 157 देखेंगे जिसमें राज्यपाल की अहर्ताएं हैं, तो उसमें लिखा है कि राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्म से होना अनिवार्य है। यानी विकल्प कथन 1 हमारा गलत हो गया। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। अगला है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा की योग्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगला है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 153 के परंतुक में इस बात की व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन द्वारा की गई, यानी कि यह सही है। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, यानी 10वें का सही जवाब होगा डी। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है, ये बिल्कुल सत्य है। और अगर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, यह भी बात सत्य है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि बलवंत राय मेहता साहब ने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कि सत्ता का नीचे की तरफ में पहुंचाना, यानी सत्ता को सेंट्रलाइज नहीं करना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि नीचे जनता को पावर पहुंचाना। और ये आपने देखा कि ग्राम पंचायत के तहत लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी स्टेटमेंट सही है। पद सोपानिक संरचना। पद सोपानिक संरचना की कोई बात नहीं है, यानी कि चौथा स्टेटमेंट गलत है। यहां सही जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3, यानी कि आपका विकल्प 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। और कारण कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि जब से 73वां संविधान संशोधन 1992 आया है और उसके बाद जब ग्राम पंचायत स्तर पर जब संरचना स्टैब्लिश हुई, तो जो पहले ग्रामीण मामलों में जो राजनीति प्रबंधन की चलती थी उसका खेल अपेक्षाकृत कम हो गया है। यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। दोनों कथन भी सही है और आर व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 108। वर्तमान में कितनी है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या? तो 100 है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 80 हैं। और अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस बात को दृष्टिकोण ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा डी। 14 देखिए, राज्य की पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की कितनी व्यवस्था है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/3, यानी कुल स्थान का 1/3। 14 का सही जवाब होगा सी। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि अगर यह पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में ये महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, तो आपका सही जवाब होगा 243 के डी में। ठीक है। अगर मैं एक बात और ये पूछ दूं कि जो ये इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ है 2022 का, पहली बात तो ये 18वीं विधानसभा है, ये जान लीजिए। दूसरी बात कि अगर मैं ये कहूं कि इस बार कितनी सीटें आरक्षित थी 403 में से, तो आपका सही जवाब होगा 86। अब 86 में से 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। ये डेटा उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अगला है, इसमें कई सारे तथ्य हैं जो बिल्कुल नए भी हैं, यानी कि 14 का सही जवाब क्या होगा? सी। 15 देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, यह भी कथन सत्य है। यहाँ पदेन सदस्य क्यों कह रहा है? क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आता, वो डायरेक्ट नगर मेयर का चुनाव लड़ता है, इसलिए वो पदेन सदस्य होता है एज ए मेयर। अगला देखिए, तीसरा है कार्यकारिणी
समिति का पदेन सभापति होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। अगला है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है स्टेटमेंट, यानी 15 का सही जवाब होगा 1, 2 और 3, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। इसको क्रॉन्च भी कहते हैं, कई बार क्रॉन्च लिख के आ जाता है तो आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं लोग। अगला है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ? तो कानपुर में, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक बात उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी वाले में मिस हो रही है कि यहाँ पर 16वें प्रश्न में कि यहाँ सारस क्रॉन्च तो राजकीय पक्षी हो गया, अगर राजकीय पशु पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो बारहसिंगा बताएंगे, ठीक है। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यानी कि विकल्प 18 प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए एक पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। 19वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो अब पूछ रहा है किसके द्वारा? तो कह रहा है नगर निगम के सदस्यों द्वारा। गलत है, मैंने अभी अपने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस प्रश्न का उत्तर दिया था। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा। गलत है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। मैंने कहा था कि सीधे नगर के निर्वाचक से द्वारा चुनाव होने के कारण ही नगर निगम का पदेन सदस्य चुनाव होता है, नगर मेयर। यानी 19 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2017 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या उस बार 42 थी, ठीक है। और इस बार महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी है? 22वीं विधानसभा 2022 में जो विधानसभा हुई 18वीं, उसमें 48 है, और विकल्प ए सही हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें आपका सही जवाब होगा नित्यानंद स्वामी, यानी कि 21 का विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प ए में एक नाम दिख रहा है गोविंद बल्लभ पंत का। जब उत्तर प्रदेश जब देश में आजाद हुआ देश, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो पहला चुनाव हुआ 1950 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। यह भी तथ्य आपको याद रखना होगा। 21 का सही जवाब होगा सी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। और नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 17। और अगर हम मंडल की बात करें तो संख्या कितनी है? 18। अगला है बी, नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से दी जाती है। यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है, यानी हमारे 22 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी, क्योंकि नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर हैसियत दी जाती है। अगला है, यानी कि 22 का सही जवाब बी होगा। 23वां प्रश्न देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं? तो आपका सही जवाब होगा 2। उत्तर प्रदेश की पहली और भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ये 1963 से 67 के समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। दूसरी मुख्यमंत्री मायावती जी है, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा सी। 24वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा, यानी 24 का विकल्प डी सही होगा। अगला देखिए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी आपका 25 का विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ नीचे उत्तरमाला है, अगर आपको रीचेक करना हो किसी प्रश्न को आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। अगला देखिए, कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितनी जगह पर है? तो आपका सही जवाब होगा 3 जगह पर। प्रश्न उठता है कि किन 3 जगहों पर राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है? तो आपका उत्तर होगा पहला गोरखपुर में, कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर में, ठीक है, यानी तीसरे का सही विकल्प होगा सी। चौथा देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो याद रखिएगा ये लखनऊ में है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। यहाँ प्रयागराज पहले ऑप्शन में देके आपको गलत करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, चौथे का आंसर डी होगा, चौथे प्रश्न का आंसर डी होगा लखनऊ। 5वां देखिए, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी। वाराणसी के में एक और नई डेवलपमेंट है कि यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, ये वाराणसी में है और ये जापान के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया, यह भी याद रखिएगा। 5वें का सही जवाब होगा बी। 6वां देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में, यानी 6वें का विकल्प सी सही होगा। 7वां देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ, यानी 7वें प्रश्न का भी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान दोनों लखनऊ में स्थित है।
अगला प्रश्न देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा मेरठ में। 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 9वां प्रश्न देखिए, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा कानपुर। कानपुर को इसीलिए चर्म नगर और उद्योग नगर भी कहा जाता है, और कानपुर में ही राजकीय चर्म संस्थान भी है। एक बात और याद रखिएगा कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि निकिडा सिटी कहां पर है, तो ये कानपुर उन्नाव के बीच में है। यानी अगर ये पूछा जाए कि निकिडा सिटी, तो आपका सही जवाब कानपुर होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी। 10वां देखिए, कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है, तो इसका भी सही जवाब होगा कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। जरा कानपुर के कुछ और संस्थानों को देख लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नाम है, जैसे कानपुर को हम देख रहे थे, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये भी कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। और याद रखिएगा, इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसको इसरो ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर भी बनाया, ये भी बात याद रखनी होगी, कानपुर से संबंधित है। 10वें का सही जवाब होगा सी। 11वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा मथुरा, यानी विकल्प ए सही होगा 12 का। प्रश्न संख्या 13 देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर, यानी ग्रेटर नोएडा। 13 का सही जवाब होगा बी। 14 देखिए, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पहला दिया है एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है, और एग्रो पार्क वाराणसी में भी है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एपेरल पार्क, ये नोएडा में नहीं है, एपेरल पार्क गाजियाबाद में है, यानी आपका 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी ये कहां पर है, ये उन्नाव में, यानी ये जो लेदर टेक्नोलॉजी है ये उन्नाव में है, याद रखिएगा। ये लेदर के कारण आप इसको कानपुर न टिक करेंगे, ठीक है, ये यहां पे सतर्क रहना है। लेदर टेक्नोलॉजी अगर पूछेगा तो आपका सही जवाब होगा उन्नाव। और आगे यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब सी बी हो जाएगा। अप्रैल पार्क कहां पर है, गाजियाबाद में। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है, सही है। टोनिका सिटी नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी अभी हम लोगों ने कानपुर पढ़ लिया है। लेदर टेक पार्क उन्नाव सही है, यानी यहां पर 16 का विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 17वां प्रश्न, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 17 का सही जवाब होगा डी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा प्रयागराज। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के साथ साथ अगर पूछा जाए कि जवाहर नक्षत्र संस्थान कहां है, तो प्रयागराज। ठीक है, और यही मैं कोरिलेट कर दे रहा हूं कि जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में, और अगर पूछा अभी आपने पढ़ा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां है, तो लखनऊ में। ठीक है, नेहरू के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर कट याद रखना है। और यहां पर प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा सी। 19वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहां पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा कानपुर में। याद रखिएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। 19 का सही जवाब होगा सी। 20वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा खुर्जा, यानी 20 का आंसर होगा डी। 21वां प्रश्न, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहां पर स्थित है, झांसी। याद रखिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहां पे, झांसी में है, डी हो जाएगा 21 का आंसर। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वें प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश गन्ना काउंसिल जो है ये शाहजहांपुर में, विकल्प डी सही हो जाएगा 22 का स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वां प्रश्न देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये लखनऊ में है, 23 का सही जवाब होगा डी। 24वां प्रश्न देखिए, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ, 24 का सही जवाब होगा ए। 25वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा बी, लखनऊ में, 25 का आंसर बी होगा। 26वां देखिए, भारतीय शाक भाजी यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी, यानी 26 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा बरेली। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा ए। 28वां प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। एक बात और याद रखिएगा कि
चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क ये भी लखनऊ में प्रस्तावित है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा बी। 29वां देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, किया जाए। करा कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, अभी आपने पढ़ा है कि ये नोएडा में है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए कैसे रिपीटेड करता है, बस प्रश्न का फॉर्मेट बदल देता है या उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये नया प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा, आगरा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, आगरा। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो इसका सही जवाब होगा मेरठ। यहाँ पे आपको सी और डी को याद रखना है क्योंकि ये नए हैं, बाकी तो रिपीटेड है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ पर है, मेरठ में। इस प्रकार इस प्रश्न का कूट कौन सा सही हो रहा है, ये डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको भी सुमेलित करना है। करा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। अगला है निराला आर्ट गैलरी, इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में है, याद रखिएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, रायबरेली में। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। इस प्रकार आपने सारे का आंसर देख लिया और इसका आंसर क्या सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। अगला देखिए 31, करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में है। एक बात और याद रखिएगा, लखनऊ में ही ITCT और जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी लखनऊ में, ये भी आपको याद रखना होगा। 31 का सही जवाब होगा सी। 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, तो यहाँ आपका विकल्प होगा डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये कैंसिल हो चुका है। 32 का सही जवाब होगा डी। 23वां देखिए, वुमेन पावर लाइन जिसको कहते हैं 1090 योजना शुरू की गई, ये योजना शुरू की गई थी 15/11/2012 को, याद रखिएगा 15/11/2012 को। 33 का सही जवाब होगा बी। 34वां प्रश्न देखिए, सारनाथ में प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में है, यह है सारनाथ। यानी ये कह रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह के तौर पर भारत सरकार ने सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया था वो इस समय कहाँ पर स्थित है संग्रहालय में, तो सारनाथ में। 34 का सही जवाब होगा डी। 35वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है लखनऊ में, अभी हमने इसको बता भी दिया आपको। 35 का सही जवाब होगा डी। ये इसकी आंसर की है, जिस पे अगर आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश जनसंख्या में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसमें कई बार 2001 से भी तुलना कर देता है 10 के संदर्भ में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और जनसंख्या से उत्तर प्रदेश के कई प्रश्न आते भी हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो आपका सही जवाब होगा 77.3। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है, तो आपका सही जवाब होगा 67.60, यानी 67.7%। ये कुल साक्षरता है, जिसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है 77.3, यानी 77.3। अगर महिलाओं की भी बात कर दी जाए तो यह प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता 57.2 है, यानी 57.2 है। ये तीनों बात को याद रखना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, तो आपका सही जवाब होगा जैन, यानी कि तीसरे का सही जवाब होगा सी। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आपका सही जवाब होगा 902। शिशु लिंगानुपात जब होता है तो वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उसमें 1000 बालक पर जो ये बालिकाओं की संख्या ये कितनी है 902 है उत्तर प्रदेश में। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से टोटल देखें तो ये 912 कुल लिंगानुपात है राज्य का, और कुल लिंगानुपात में अगर देखें देश का तो 943 है। कुल लिंगानुपात का मतलब वयस्क लोगों में बात हो रही है। वयस्क का अगर लिंगानुपात देखें उत्तर प्रदेश का 912 है, शिशु का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का देखें तो 902 है, वयस्क का लिंगानुपात अगर हम देश का देखें तो 943 है, यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा बी। पांचवा देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपका सही जवाब होगा 48%, विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि एग्जैक्ट फिगर पूछा जाए तो आप 47.71 की फिगर याद रखेंगे और इसको यहीं पे होल नंबर में 48% लिया गया। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ए। छठवां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है,
पहले प्रश्न का अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात का विभेद था, यानी जो असमानता थी, वो सर्वाधिक तौर पर कब घटी है। तो कब घटी है, तो आपका सही जवाब होगा 1991 से 2000 के बीच में, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी। 7वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दर अधिकतम थी। पूछ रहा है कि किस टाइम पीरियड में प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम थी। तो आपका सही जवाब होगा 1991 से 2001 के बीच में, यानी कि 6 और 7 दोनों का डेटा एक है, यानी कि दोनों प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन आंसर एक है, इसलिए दोनों को आप कोरिलेट करके समझ लें। अगला है 8वां, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई। तो अभी आपने इसका आंसर देखा है 1991 से 2001, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यानी 8वें प्रश्न का विकल्प सी आंसर होगा। 9वां देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कितनी है। कहां पर है सर्वाधिक सांद्रता, जिला पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा सोनभद्र, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम क्या है। तो आपका सही जवाब होगा सी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आजमगढ़। ये वे नगर क्षेत्र हैं जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या के नगरों का ये क्रम है। 10वें का सही जवाब होगा सी। 11वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा गाजियाबाद, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ए। 12वां प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात कितना है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष के अनुपात 912 और देश में हमने कितना बताया था 943, और एक प्रश्न में आपने उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना पढ़ा था 902। ये तीनों डाटा आपको बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा बी। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा गाजियाबाद, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी। 14वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो पहले आप 2011 के अनुसार धार्मिक तौर पर जो समुदाय जनसंख्या के दृष्टिकोण से टॉप 5 हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कभी दूसरा पूछा जाएगा तो आपको एक क्रम याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। सबसे ज्यादा हिंदू हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मुस्लिम हैं, तीसरे नंबर पे सिख हैं, चौथे नंबर पे ईसाई हैं, 5वें पे जैन हैं और 6वें नंबर पे बौद्ध आते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी टॉप 4 तो आपको ऐसे याद हो गया, और उसके बाद आप जैन और उसके बाद बौद्ध है। ठीक है, यानी जैन की संख्या उत्तर प्रदेश में बौद्ध से ज्यादा है, ये भी फैक्ट याद रखना होगा। 14 का सही जवाब होगा सी। 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें प्रश्न में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। पहली बात तो ये याद रखिए, अब देखिए यही जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि यदि हम केवल प्रश्न आंसर करें तो देखिए क्या चुनौती आती है, वो प्रश्न संख्या 15 में मैं स्पष्ट कर रहा हूं अपनी बात को। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, ये सभी लोग जानते हैं कि उच्चतम साक्षरता 2011 के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कानपुर में है। अब आपको क्रम याद रखना होगा, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पे साक्षरता दर कहां पे, कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा और 5वां गाजियाबाद। चूंकि विकल्प में गौतम बुद्ध नगर नहीं है इसलिए हम कानपुर नगर के पास जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी विकल्प में कानपुर और गौतम बुद्ध नगर दोनों दे दिया और अगर केवल आप प्रश्न आंसर रट के गए हैं तो ये प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए इसका जहां पे आवश्यकता हो वहां एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों का आप क्रम याद कर लिया करें। 2011 के अनुसार जो जनगणना का उच्चतम साक्षरता है वो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, और प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा सी। 16वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर। यहां एक बात और मैं आपको रिलेट कराना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो जनसंख्या, ये जो उत्तर प्रदेश 2011 की जो साक्षरता की बात की जा रही है गौतम बुद्ध नगर, और ये जो सीरीज अभी आपने पढ़ी है ये साक्षरता दर के हिसाब से, यानी मैं अगर प्रश्न बना दूं कि अगर यह पूछा जाए कि उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो आप गौतम बुद्ध नगर बताएंगे। अगर मैं ये पूछ दूं कि सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है तब आपका जवाब प्रयागराज होगा। साक्षरता दर का मतलब होता है कि 100 लोगों में कितने साक्षर हैं, और यहां टोटल साक्षरों की संख्या पूछे तब प्रयागराज होगा। जब कभी साक्षरता से संबंधित विकल्प में प्रयागराज आए तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। इन दोनों के अर्थ को समझते हुए आपको प्रश्न करना होगा, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा सी। 17 देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला निम्न 4 के अवरोही क्रम। अब देखिए आ गई वही सीरीज, पहला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा और 5वां हम लोगों ने कौन पढ़ा था, गाजियाबाद। यानी आपका यहाँ पे 17 का सही जवाब होगा बी।
18वां प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम। यहां सर्वाधिक साक्षरता, सेम प्रश्न रिपीट कर रहा है, क्या है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। अगला प्रश्न संख्या 19 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? चलिए कथन है, देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, बिल्कुल सही है। अभी आपने अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला पढ़ा, गौतम बुद्ध नगर। दोनों को कोरिलेट करके चलिए। अगला है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? देवरिया कह रहा है, ये गलत है। देवरिया नहीं, जौनपुर है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला। तीसरा है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, बिल्कुल सत्य है। चौथा है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, यह गलत है। इसका क्रम क्या है? नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर जो राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं उसमें नंबर 1 पे लखनऊ है, दूसरे नंबर पे कानपुर है, तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पे आगरा है। यहाँ प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है, यानी कि आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ 20वां प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं शिशु की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 902। ये वही है कि बाल शिशु लिंगानुपात वही। 20 का सही जवाब होगा बी। 21 देखिए, 2001-11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही, कितनी रही? तो आपका सही जवाब होगा 20.22, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो अगर 10 की वृद्धि दर पूछी जाए, इस प्रश्न का मतलब वही है कि 10 की वृद्धि दर, बस वहां शब्द का नाम इस्तेमाल नहीं किया उसने। तो आपका जवाब क्या होगा? 20.22, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा डी। 22वां देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करिए। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे? प्रयागराज में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे? मुरादाबाद में। तीसरे नंबर पे कहाँ पे? गाजियाबाद में। अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो आजमगढ़ है और 5वें पे लखनऊ है। चूंकि आजमगढ़ विकल्प में नहीं है इसलिए हमारा अंतिम में क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न देखिए, 23वें प्रश्न में कह रहा है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? तो साक्षरता उच्चतम कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। 23 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 24वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? मतलब जनगणना के अनुसार कह रहा है यहाँ देश की जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, पहला स्टेटमेंट सही है कि देश की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में है। यदि आपसे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो पूछ दिया जाए तो आप 829 प्रति वर्ग किलोमीटर बता देंगे। अगला प्रश्न है, अगला कथन है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी कथन सत्य है। अगला है कि इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7 है, गलत। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न में पढ़ा था कि देश की जो 10 की वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की, सॉरी, वो कितनी है? 20.22 है, और यहाँ दे रहा है कि 17.1, यानी 24 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ये कथन गलत है। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.22 होगी। और लिंग अनुपात 912 है, बिल्कुल सत्य है। और शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902 है उत्तर प्रदेश का, यानी 24 का सही जवाब होगा सी। 25वां प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार कौन सा कूट सही है उसको चुनिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल में देश में 5वां बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यह स्टेटमेंट गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, यानी कथन 1 गलत हो गया। दूसरा है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये बिल्कुल सत्य है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, यह प्रश्न, यह कथन गलत है। यौन अनुपात का मतलब क्या हो गया कि इसका लिंगानुपात की बात कर रहा है। तो अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और देश का लिंगानुपात 943 है, तो कैसे अधिक हो गया? यानी स्टेटमेंट तीसरा गलत। चौथा देखिए, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अभी हमने होलिस्टिक में बताया था आपको, जब एक प्रश्न में पुरुष की पूछा था तो वहां हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.60, यानी 67.7, यानी प्रश्न संख्या 25 में आपका जो विकल्प सही हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? दूसरा और चौथा सही हो रहा है, ठीक है। यानी आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा 25 का। अगला देखिए, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा रामपुर। अब देखिए यहाँ पर भी ट्विस्ट है। अब जो व्यक्ति केवल प्रश्न आंसर रट के जाएगा और थोड़ा सा अगर प्रश्न वहाँ चेंज कर दिया विकल्प में केवल, तो काम हो जाएगा। कैसे? 2011 के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं उसमें नंबर 1 पे श्रावस्ती है महिला के, दूसरे नंबर पे बलरामपुर, तीसरे नंबर पे बहराइच, चौथे नंबर पे बदायूं और 5वें नंबर पे रामपुर। चूंकि जो उपचार हैं उनका विकल्प में कहीं नाम नहीं है बाकी चारों का, तो 5वें नंबर पे जो रामपुर है वही होगा। इस प्रकार 26वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। आपने ये पूरी बात को देख लिया। अब अगर कम साक्षरता पूछा है तो हो सकता है कि अगली बार जिले में सबसे अधिक साक्षरता वाला पूछ दे।
तो महिलाओं की जो साक्षरता अधिक वाले जिले हैं उसमें नंबर 1 पे कानपुर नगर है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है, चौथे नंबर पे औरैया है और पांचवें नंबर पे गाजियाबाद है। इस प्रकार 26वें प्रश्न को आपने 360 डिग्री में देखा। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयागराज। 27 का विकल्प सी सही होगा। 28वां देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर, यानी 28 का सही जवाब होगा ए। 29वां देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी संख्या टोटल 7 है, यानी 29 का सही जवाब होगा बी। 30वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा महोबा। ठीक है, यानी कि 30 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। इस प्रकार आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में आए प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित देखा। ये पहला पार्ट था। इस तरह करके हम पूरे उत्तर प्रदेश के जो पारंपरिक प्रश्न हैं उनको फिनिश कर लेंगे और बाद में इसका एक मास्टर वीडियो बना के परीक्षा के कुछ दिन पहले दे दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन उसको अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ इस प्रकार से ये पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत